साथियों नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र डीएड समिति एमपी मध्य प्रदेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते रहें कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप जीवन में हमेशा प्रगति करें। लगभग कई दिनों हो गया मैं कोई वीडियो लेकर के नहीं आया, और विशेष तौर पर वीडियो लाने का कोई उद्देश्य भी हमारा ऐसा नहीं होता है कि मैं पर बैक टू बैक वीडियो लाऊं। जब ऐसे ही स्थिति महसूस होती है कि नहीं, अब जानकारी देना ज़रूरी है। जब हमारे कई साथी हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह बाकी चीज़ें करते हैं, तो फिर सोचता हूं कि कुछ जानकारी क्लियर कर दूं। साथियों आज 2-3 बिंदु हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये तो श्योर है कि आज तक की आपने जो सुनवाई देखी है उससे आप समझ गए होंगे कि कितना पक्ष किसका मजबूत है। इसके बाद भी पक्ष बार बार कह रहा है कि नहीं निकाला जा सकता। एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। हालांकि मैंने शिक्षा मित्र वाला एग्जाम्पल दिया था, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। साथियों, बीच भर्ती में गेम चेंज नहीं होता है। किसी गेम के बीच में रूल नहीं चेंज होते, मतलब उसी तरह किसी भर्ती के बीच में रूल नहीं चेंज होते। इसका भी एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा। साथ में भर्ती बैकलॉग पर जाएगी, उसके बारे में भी कुछ तथ्य दे करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप गुमराह न हों, और यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस पर क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। साथियों, एक उदाहरण हम लेते हैं हरियाणा के पीटीआई टीचर्स का, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का है। 2006 में भर्ती आई थी। 2006 में उसके रूल बने थे। 2010 में जाके उसकी पेपर वगैरह हुए, सारी चीज़ें पूरी हुई और 2010 में जाकर नियुक्ति मिली। संख्या थी 1983 लोगों की। उस पे आरोप लगता है कि इस भर्ती में घोर अनियमितता हुई है। मतलब ऐसे लोगों को भी नियुक्तियां मिली हैं जिनके पास पीटीआई का डिप्लोमा नहीं है। भर्ती पूरी हो जाती है, इसके बाद लगती है रिट। यहाँ पे समझिएगा, भर्ती पूरी होने के बाद रिट लगती है, भर्ती के बीच में ही लगती है। लेकिन मध्य प्रदेश की रिट एग्जाम होने के तुरंत बाद लग गई थी, रिजल्ट नहीं आया हुआ था। उस रिट पर सबसे पहले हरियाणा में हाई कोर्ट में एकल बेंच में सुनवाई होती है। एकल बेंच ने 2012 में पूरी भर्ती को निरस्त कर दिया। इसके बाद मामला डबल बेंच में गया, क्योंकि सरकार ने किया था तो सरकार पीछे पड़ी थी। कोई ऐसा मामला उस पर नहीं था एकदम, जैसे कि अपना तो सुप्रीम कोर्ट से सीधा निर्णय आ गया है, उसका हम वेट ही कर रहे थे। हाई कोर्ट भी उसका वेट कर रहा था। आप 18 अप्रैल वाला जो हाई कोर्ट का आर्डर है 13,768 वाली याचिका को, उसको जाकर सब लोग देख लीजिएगा हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाकर के, उसमें क्या लिखा हुआ है। डिवीजन बेंच में जाता है। डिवीजन बेंच ने 2013 में भी उसको रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया, और रद्द करके साफ तौर पर कहा इस भर्ती को नियत समय में आप पुनः पूरा कीजिए। क्योंकि जब कोई भर्ती कोर्ट के समक्ष होती है तो कोर्ट को पता होता है कि यदि ये भर्ती पूरी नहीं होगी नियत समय में, तो इससे प्रभावित होगी पूरी व्यवस्था, और उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एकदम सख्त आदेश दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ साथियों, एक सॉलिड एग्जाम्पल कि लगे हुए लोग, फिर से मैं एग्जाम्पल ये दे दिया आपको शिक्षा मित्र के बाद, कि लगे हुए लोग किस तरीके से निकल जाते हैं कोर्ट से, है ना। कोर्ट को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारी अनियमितता हुई थी। बहुत सारे लोगों के पास डिप्लोमा नहीं था, बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा के बाद 10th किया। मतलब इतनी अनियमितता हुई थी उस भर्ती में कि अब कहना ही क्या। इसमें तो अपना सीधा सीधा है, इसमें इतनी जांच पड़ताल, इतनी गहन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत गहन सुनवाई, बहुत गहन जांच चली थी, और बहुत गहन जांच चलने के कारण उसमें इतना समय लगा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी उस स्तर की जांच हुई थी, और उसमें भी लंबा समय लगा था। इसमें कोई अपने भर्ती में जांच की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ डीपीआई को सॉर्ट आउट करना है, फिल्टर लगा कर कि डीएड और बीएड कौन है, बस। अब इसके बाद आते हैं बीच गेम में रूल चेंज नहीं होते। बिल्कुल साथियों, किसी बीच गेम में रूल चेंज नहीं होते। अब हम इसको गेम के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो हॉकी खेलता है, उसके पास भी स्टिक होती है, स्टिक का शेप अलग होता है। जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है उसके पास भी एक तरह की स्टिक होती है, बैट,
उसका सेप अलग होता है। यदि क्रिकेट की टीम में हॉकी के खिलाड़ी को शामिल कर दिया जाए और ऐसा सम्मिलित करके हॉकी के खिलाड़ी को क्रिकेट की टीम में सम्मिलित कर दिया जाए तो स्पष्ट दिखेगा, और उस जो स्पष्ट दिखेगा उसके लिए आवाज़ उठेगी। जस्ट उसी तरह आप बीएड के मामले में सोचिए कि हमने आवाज़ उठाई, लेकिन कोई खेल होना और कोई भर्ती होना, दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। यहाँ भर्ती हो रही थी, एनसीटी का गजट रद्द हो चुका था ऑलरेडी रिजल्ट आने के पहले, और हमने उसको यहाँ पे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सारी चीज़ों को चैलेंज कर दिया, समय के साथ, बिल्कुल समय के साथ माना जाएगा। अब जब कोई भी विभाग क्या कर सकता है, अपने हुए बनाए रूल को नहीं चेंज कर सकता है। यदि वो रूल पे चेंज करता है तो बहुत उचित वाजिब कारण दे करके किया जा सकता है, और उसका वाजिब कारण होगा, आप देख लो वहाँ पे बिहार पे अभी कुछ समय पहले डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई थी। वहाँ पे डोमिसाइल पॉलिसी के तहत वहाँ पे पहले बिहार राज्य के लोगों को लिया गया, लेकिन बाद में सरकार को अनुभूत हुआ, इस बात की अनुभूति हुई कि नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। सरकार ने चेंज कर दी, लड़कों ने धरना प्रदर्शन किया, कुछ हुआ, विभाग ने चेंज किया, वाजिब तरीके से चेंज किया, सबको फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जिनके पास सीटेट वगैरह था, विभाग ने कर दिया। यदि विभाग ने ऐसा कोई चेंज कर दिया होता जिसको कोर्ट पे चैलेंज किया जा सकता था, तो उसको लोग कोर्ट में चैलेंज करके उसको बदलवा लेते। नहीं, आपने जो पहले नोटिफिकेशन दिया था वही लागू होगा। अब आते हैं कोर्ट पे। आपको बिहार का छठा चरण याद होगा, ये जो NIOS DLED का मामला आया था, NIOS DLED के मामले में बिहार का जब छठा चरण शुरू हुआ था, उस टाइम पे NIOS DLED को बिहार शिक्षक भर्ती की जो नियमावली थी उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, और उसमें सम्मिलित ना करने का कारण जो भी था, आप उस चीज़ को अभी भी देख लीजिए, चल रहा उसका मामला। वो उत्तराखंड हाई कोर्ट से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। और एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि NIOS DLED हारता है, अपात्र होता है, तो जितने लोग नौकरी में जहाँ भी लगे हुए हैं सब हटेंगे, क्योंकि कहा जाएगा आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और सरकार सबको निकाल देती है। सरकार को चमकानी होती है अपनी बात कि हम इतने लोगों को भर्ती दे दिए। मध्य प्रदेश में बीएड वालों को नियुक्ति पत्र मिल गया, सरकार ने एक बार वाहवाही लूट ली, दूसरी बार DLED वालों को देकर फिर से वाहवाही लूट ले। उनका जीतना हारना उनके तथ्य पर निर्भर करता है, किस तरह से उनके तथ्य रखे गए हैं, क्या हैं, राज्यसभा लोकसभा में क्या कैसे पास हुआ। पहले बीएड भी 1 साल का होता था। तो ये पावर है एनसीटी के पास और आपका MHRD के पास, ही किसी भी कोर्स को उस हिसाब से वो डिजाइन कर सकते हैं, पर कोर्स अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक जगह पढ़ा रहा है तो दूसरे जगह यदि वो पढ़ाने जाएगा, प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहा है, एक प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहा है, दूसरे प्राइवेट संस्था में पढ़ाने जाएगा, तो वो ऐसा नहीं हो जाएगा उसकी जो ट्रेनिंग मिली हुई थी तो उसकी ट्रेनिंग अब अवैध मानी जाएगी। ट्रेनिंग हर जगह के लिए बराबर है, तो ऐसे कोई मापदंड नहीं। यहाँ तक कि अब प्राइवेट स्कूल में RT एक्ट के तहत 25% BPL के तहत सरकार पैसा देती है, उनका एडमिशन होता है, वो अलग विषय है, उस पर आज हम बात नहीं कर रहे हैं। तो NIOS DLED के मामले में क्या हुआ था, छठे चरण में बिहार भर्ती में सम्मिलित नहीं किया गया। लंबी लड़ाई चलती है, उस लंबी लड़ाई के बाद बिहार सरकार को नियमावली में हाई कोर्ट ने ऐसे फटकार लगाई बिहार ने, पटना हाई कोर्ट ने, कि उनको सम्मिलित करना पड़ा। और वो लोग, वही गेम के बीच में रूल चेंज होता है, और वो लोग NIOS DLED वाले आज नौकरी कर रहे हैं, जो कि नियमावली तक में नहीं थे, वो आज नौकरी कर रहे हैं। तो गेम चेंज होने की बात नहीं है। अब ये होगा कि हाँ तो नियुक्ति हो गई, अब यहाँ क्या होगा, नियुक्ति हो गई तो वही बताया ना, 18 अप्रैल वाले आप ऑर्डर को देख लीजिएगा जो हाई कोर्ट का, उसमें क्या कहा गया है। अब आते हैं बैकलॉग। सबसे पहले तो साथियों समझिए, जो बैकलॉग वाला मामला है, ये मामला ऐसा है कि आप जो है मजबूती से लड़ाई ना लड़ें। यदि आप मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आभास हो रहा है कि इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हर तरह से मजबूत रहेंगे, फंड देकर बड़ा से बड़ा लॉयर कर लेंगे, तो ये हमको हरा देंगे, तो हम ऑलरेडी बाहर हो जाए। इनकी लड़ाई कमज़ोर करो। लड़ाई कमज़ोर करने का पहली ये उनकी चाल है, इनको कमज़ोर करो कि तुम्हारी भर्तियाँ बैकलॉग में चली जाएंगी। बैकलॉग होता है जब कोई रिजर्व कैटेगरी के पद किसी भर्ती से, सीधी भर्ती से फुल नहीं होते हैं, उसमें पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। यदि एक भी पात्र अभ्यर्थी है और वो सीट खाली जा रही है, उस रोस्टर के हिसाब से
वो उस पर बस सरकार ये न कहे कि हमने रोस्टर में पदों की संख्या घटाई बढ़ाई है। इसमें तो पदों की संख्या घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। इसमें जितने नियुक्त हो गए उनको तो अब नहीं घटाया जा सकता। सरकार नहीं कह सकती कि हम इन पदों को घटा रहे हैं, और घटा रहे हैं तो तुमने पहले नियुक्तियां क्यों की। तो कहने का मतलब ये है कि रोस्टर के हिसाब से यदि एक पद भी खाली है और उस कैटेगरी का एक व्यक्ति भी यदि योग्य भी है तो वो दावा कर सकता है अपनी नियुक्ति का। सरकार देती है, वो तभी बैकलॉग में पद जाता है। SC ST OBC कोई भी रिजर्व कैटेगरी का पद होता है, रिजर्व कैटेगरी का जो पद होता है वो जाता है और वो जा करके बैकलॉग बनता है। उसके लिए सरकार अगली भर्ती या विशेष अभियान चला करके दूसरे तरीके से पेपर ले करके बीच में उन पदों को भर सकती है। यहाँ किस किस कैटेगरी के पद खाली होंगे? UR के पद खाली होंगे, सबके पद खाली होने वाले हैं। यहाँ बैकलॉग वाला मामला नहीं है। फिर दूसरी बात हम आपको बताते हैं, सरकार ने DPI ने बाकायदा विज्ञापन में लिखा है कि इतने पदों पर हम इस परीक्षा के आधार पर 2020 की पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने जा रहे हैं। और जब तुम उतने पदों पर नियुक्ति करने जा रहे हो, किसी कारणवश जो केस लगा हुआ था उस कारण से पद खाली हो रहे हैं, उन खाली पदों को तुम हटा नहीं सकते हो। उन खाली पदों को आप आनाकानी नहीं कर सकते हो। उन खाली पदों को आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि उस रोस्टर के हिसाब से उतने पद खाली हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सिर्फ विभाग की बात नहीं है, ये मामला कोर्ट तक गया है। कोर्ट को भी पता है कि कितने पद क्या खाली हो रहे हैं। तो सरकार ऐसा गलत काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और सरकार हो जाएगी परेशान, विभाग हो जाएगा परेशान। कोई भी ऐसी खतरा, ऐसी गलती मोल नहीं लेना चाहता है। तो इसको सीधा सीधा समझिए, बैकलॉग का मतलब वो लोग चाहते हैं कि आप बैक में चले जाइए, पीछे चले जाइए, आपकी लड़ाई कमज़ोर हो जाए, और जब आपकी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी तो वो आधा जीत जाएंगे। तो याद रखिए साथियों, रोस्टर में आए हुए जितने पद हैं उन पदों पर वो अभ्यर्थी यदि योग्य है और वो पद खाली हैं, उन पदों पर वो दावा कर सकता है। और यहाँ तो केस लगा हुआ है, यहाँ बाकायदा पिटिशनर है, यहाँ सब कुछ चलता है। सब जजेस समझते हैं कि केस कोई 4 पिटिशनर है, 10 पिटिशनर है, वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं इतना बड़ा केस। क्योंकि जितने जजेस बनते हैं वो बाद में सब हाई कोर्ट के पहले बड़े वकील होते हैं डेजिग्नेटेड, इसके बाद ही वो जज बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और साथ में आप सबसे एक बहुत विशेष अपील है कि आप वेरीफाइड ग्रुप में जुड़िए, कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो वार्तालाप अपने बीच में होता है वो निर्बाध रहता है। किसी भी तरह के अराजक तत्व वहाँ पे नहीं आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन सभी साथियों के एडमिन्स के नंबर हम रख देंगे, लिख देंगे, जिनके थ्रू आप जो है तो जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।